वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे बहुत ही मजबूती के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स होगा अवध का नवाब। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और हम उस नवाब को भी जानेंगे आखिर किसके वजह से ऐसा होता है और कहा जाता है आज भी लखनऊ को नवाबों का शहर। तो हम मूलतः लखनऊ का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इससे जो है आप मॉडर्न इंडिया को किस प्रकार से कनेक्शन करिएगा वो आपको बहुत मज़ा आएगा। आज देखिएगा। तो हम जो है जब कभी भी टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं तो मेरा ध्येय रहता है कि जो चीज़ मेरे अंदर में समझ है वो आपके पास में वो समझ स्थापित हो और तब जाकर के आपको जो इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, वो आप देखिएगा। तो मज़ा लेने के लिए पूरा वीडियो को देखना जरूरी है और पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, तो अवध के नवाब का यह है लिस्ट, ये सीरीज है अवध के नवाब का। इस सीरीज में आपको सबसे पहले आपको मिलता है सादत खां। सादत खां पहला व्यक्ति था जो स्वतंत्र अवध का निर्माण किया। ये सीधा सीधी क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र अवध का संस्थापक कौन था, तो सीधा आंसर होगा सादत खां। इसका विस्तार से चर्चा अभी करेंगे, पहले उसको सीरीज देखते हैं। तो पहला जो नवाब है वो सादत खां जो स्वतंत्र अवध का स्थापना करता है और उसका जो समय काल रहता है 1722 से 1739 के बीच में रहता है। ठीक है। और दूसरा जो नवाब है वो दूसरा है सफदरजंग। अभी भी आप दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में सुनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवाब बना और कई क्षेत्रों में इन्होंने इस प्रकार से प्रशासन किया जैसे कि लोग इसको जो है भगवान के जैसा पूजा। हम देखेंगे आगे किस प्रकार से इसको सफदरजंग को लोग जनता पसंद किया। इसका जो समय काल था 1739 से 1754 ईस्वी था। ठीक है। और तीसरे नंबर पर यह शुजा-उद-दौला था जो कि बक्सर का युद्ध लड़ा था। विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका समय काल आप देख लीजिए 1754 से 1775। ये तीनों का समय काल जो है आप लोग जब भी समय काल याद करने के लिए जाते हैं तो एकदम रिजिट मत होइए, डेट और टाइम को देखना नहीं है। मोटा मोटी पहले आइडिया लगाइए कि यहाँ कितना 17 साल, यहाँ कितना लगभग 15 साल, यहाँ कितना लगभग 20 साल, इस प्रकार का आइडिया लगा करके उसको समझना है। तो इन फ्यूचर में अगर डेट का भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वो आप जो है वहाँ तक आप पहुँच जाइएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। और यह अगला जो नवाब आया वो अस्फा-उद-दौला आया और यही अस्फा-उद-दौला था जो शुरू में इसकी राजधानी अवध की राजधानी शुरू में फैजाबाद था और फैजाबाद से ये राजधानी लखनऊ किया था। ये आदमी था, इसको भी हम बाद में चर्चा करेंगे। और ये वजीर अली बहुत ही साधारण ढंग से 1 साल के लिए रहा। फिर सादत खां, ये भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहा, लेकिन इसका एक कहानी ये है कि ये अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा झुक गया और सहायक संधि करने वाला था। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। ये वाजिद अली शाह, ये इम्पोर्टेंट है ये इसलिए कि यही वो व्यक्ति है जिसके कारण से आज भी लखनऊ जो नवाब कहलाता है। हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बिरजिश कादिर, ये बहुत ही छोटा बच्चा था जिस समय इसको नवाब बनाया गया था और हम यह देखेंगे कभी कभी इसको अंतिम नवाब नहीं माना जाता है। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के बारे को ही माना जाता है। तो हम ऑप्शन के आधार पर इसको हम डिसाइड करते हैं। तो देखेंगे आगे इसके बारे में एक एक करके सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके पहले कि एक एक करके हम इसके बारे में जाने, इसके पहले अब जो है अवध का नवाब का हम आपको एक पृष्ठभूमि तैयार करके बताते हैं, उसको जरा गौर से सुनिए। अब एकदम सीरीज देखे, सादत खान को देखे कि 1722 ईस्वी में स्वतंत्र अवध का स्थापना कर दिया था। उसके बाद एक नवाब का सीरीज चला जो कि अवध पर क्या क्या शासन किया और कई प्रकार का वहाँ पे सुधार इत्यादि किया। लेकिन अब जो हम बोल रहे हैं उसको जरा गौर से सुनिए। ये जो अवध पे शासन करने वाले नवाब थे उसका संबंध ईरान से था। कहाँ से संबंध था? ईरान से संबंध था। और आज भी आपको अगर ईरान को अगर देखिएगा तो आज भी ईरान शिया बहुल है। तो ये लोग भी शिया ही थे, यानी अवध पर शासन करने वाला लोग कौन थे? नवाब जो थे वो शिया थे। इसको अच्छा समझिए, हम पूरा का पूरा इसके साथ कंसेप्ट जोड़ेंगे। और अब हम उत्तर मुगल काल जब हम
बताएंगे, उस समय आपको बताएंगे उत्तर मुगल काल में कि ये जो है मुगल काल में दो दल बन जाता है, एक ईरानी दल और एक तुरानी दल। तो ये ईरान से संबंध रखने वाला ये शिया, ये ईरानी दल था। और आपको हम बताए थे हैदराबाद के बारे में, जब हम बताए थे तो आपको चिंकलीज खां के बारे में बताए थे। चिंकलीज खां जो था वो तुरानी दल का था। तो अब जो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं अवध, ये किस कौन सा दल के बारे में पढ़ रहे हैं? ईरानी दल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इसका संबंध किस देश से था? ईरान से था। और ये किस धर्म से संबंधित था? मुस्लिम के शिया धर्म से संबंधित था। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम कनेक्ट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, शिया था। और यही वजह था कि अब जब पूरा आप नवाब का काल पढ़िएगा, अवध के नवाब का काल पढ़िएगा, तो जितने ईरान से आक्रमणकारी आए, चाहे वो नादिर शाह आया, चाहे अहमद शाह अब्दाली आया, इस अवध के नवाबों ने उनको समर्थन किया। देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं। भारत का रहते हुए भी ईरानी आक्रमणकारियों को इन्होंने समर्थन किया। बस इतने सा बता रहा हूं। अभी आगे चल के देखिएगा, सारा चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस दो ही चीज आप याद रखिए कि ये था ईरानी मूल का। तो जब ईरानी मूल का रहेगा तो ईरान के जब लोग आएंगे आक्रमण करने के लिए, तो उसको स्वाभाविक बात था कहीं न कहीं उसके साथ संबंध था और उसको ये समर्थन भी किया। और प्रारंभिक इसकी जो राजधानी थी फैजाबाद थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी कहाँ पे किया गया? लखनऊ किया गया। ये इसका पृष्ठभूमि है। अब हम एक एक करके आपको जो है पहले सदात खान और उसके बाद सीरीज में एक एक करके सब को हम कौन कैसे आया, क्या किया, उसका समय काल क्या था, आपको स्पष्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा। एक एक करके सीरीज को जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका भौगोलिक पोजीशन क्या था अवध का। तो ये भारत का आप समझ लीजिए नक्शा है, पूरा नहीं बना हुआ है, तो इस एरिया को आप हम लोग देख ही सकते हैं। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये अवध का एरिया था। और ये जो अवध का एरिया था, ये दो राज्यों से घिरा हुआ था। एक तरफ तो अंग्रेज का राज था और दूसरी तरफ मराठा के अधीन राज्य था। तो जब आप लोग को एक चीज बता देना चाहते हैं कि जब कोई भी क्षेत्र या जगह दो राज्यों के बीच में रहे तो उसको बफर स्टेट कहा जाता है। तो अवध का जो ये राज्य था, ये बफर स्टेट के रूप में था। किस स्टेट के रूप में था? बफर स्टेट के रूप में था। तो अब जो है आप इसका भौगोलिक क्षेत्र देख लिए, और ये जो भौगोलिक क्षेत्र था अंग्रेज और मराठा के बीच का क्षेत्र था, इसलिए इसको बफर स्टेट कहा जाता था। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कैसे काम किया। ठीक है, देखते हैं सादत खां को। देखिए सादत खां पहला स्वतंत्र नवाब था, और ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत था। और इन्होंने अपने शासनकाल में कई अच्छे काम भी किए। और यही अच्छे काम का जो वजह था कि मुगल सम्राट जो है इस पे फिदा हो गया, अर्थात मतलब मुगल सम्राट इसको बहुत ही पसंद करने लगा। अब बताते हैं क्यों पसंद करने लगा। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखिए। ये इसकी जो 1722 ईस्वी से लेकर 1722 ईस्वी के आसपास जो है उसको अवध का नवाब बना। कहीं कहीं 1724 से स्वतंत्र माना जाता है। ठीक है, तो 1722 से इसका 1739 तक हम देखते हैं कि ये जो है अवध का नवाब रहा। यानी प्रथम स्वतंत्र नवाब के बारे में पूछेगा तो सदात खान हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी अगर पूछे तो इसकी राजधानी होगी फैजाबाद। तो दो चीज आप समझ गए। पहला चीज समझे, स्वतंत्र अवध का नवाब कौन? तो सदात खान। इसकी राजधानी कहाँ? तो फैजाबाद। दो चीज सीख गए। अच्छा, ये जो शासनकाल आप देखते हैं 1722 से लेकर 1739, इससे आप थोड़ा कनेक्ट करके अगर देखिएगा, उत्तर मुगल काल का एक बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह के शासन के समकालीन पाया जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो मोहम्मद शाह का जो शासन काल था ये इसी के समकालीन था। और मोहम्मद शाह तो 1748 तक जो है शासन किया था। ठीक है, तो इसके शासन काल के बीच में आता था, इसीलिए ये जो समकालीन था किसका? मोहम्मद शाह का। किसका समकालीन था? मोहम्मद शाह का समकालीन था। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में एक बात आ जाता है, एक नाम आ जाता है सैयद बंधु का। देखिए सैयद बंधु जो मुगल काल में नृप निर्माता यानी राजा के निर्माता के नाम से जाना गया है। हम उत्तर मुगल काल में इसकी ज्यादा विस्तार करके बताएंगे। अभी फिलहाल इसलिए कि ये दो बंधु थे, दो भाई थे, जो कि षड्यंत्र रचकर हर मुगल सम्राट को अपना हाथ का कठपुतली बना दिया था।
कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु कौन था? दो भाई थे, एक सूबेदार था और एक प्रशासनिक, बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। एक का संबंध पटना से था तो दूसरे का संबंध आपको इलाहाबाद से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों जो था नृप निर्माता का काम करता था। और तब जो है मोहम्मद शाह उससे रुष्ट हो गया था और उससे बचने की प्रयास कर रहा था। उसमें सादात खान ने मोहम्मद शाह को सहयोग किया कि सैयद बंधु को समाप्त करने में सादात खान ने किसको सपोर्ट किया? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को सपोर्ट किया। इससे खुश होकर के मुगल सम्राट ने इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया। तब देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सादात खान को उपाधि किस चीज का उपाधि मिला, तो आंसर होगा बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिला। और किसने दिया? तो मोहम्मद शाह ने दिया। अगर घटना पूछे तो घटना किस लिए? तो सैयद बंधु को खत्म करने में इन्होंने किसको साथ दिया? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को साथ दिया था। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तीन ही चीज बताए, तीनों समझ में आ गया। राजधानी बताए हैं फैजाबाद, उसके पहले हम बताए हैं कि अवध का प्रथम स्वतंत्र शासक था। तीसरा बात बताए हैं सैयद बंधु को खत्म करने में मुगल बादशाह को क्या किया? ये समर्थन किया और उसके एवज में इसको क्या मिला? एक उपाधि मिला बुरहान उल मुल्क का। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट आप जो बहुत इंटरेस्टिंग है, चौथा पॉइंट इसमें लिखे हैं कि नादिर शाह के वादा को नहीं पूरा करने पर आत्महत्या कर लिया। तो देखिए क्या है ये कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसका मानसिक इच्छा नहीं था कि दिल्ली की तरफ वो बढ़े नादिर शाह। लेकिन इन्होंने किसने? सादत खान ने नादिर शाह को कहा था कि दिल्ली को लूटना ज़्यादा मतलब फलदायी होगा, अच्छा होगा। और अगर वो दिल्ली को लूटता है, कौन? नादिर शाह अगर दिल्ली आता है लूटने के लिए, उस क्रम में मैं खुद साथ दूंगा। अरे सादत खान नादिर शाह को एक प्रकार से समर्थन दिया था भारत पर और खास करके दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और हुआ यूं कि परिस्थितियों के कारणवश ये सादत खान उसको सहायता नहीं पहुंचा पाया जितना वो वादा किया था। और अपने वादा को नहीं पूरा कर पाने के कारण अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये आत्महत्या कर लिया। तो ये स्थिति था, यही इतिहास था इसका सादत खां का। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा नवाब आने की सादत खां का उत्तराधिकारी जो कि भतीजा और इसका दामाद था। तो देखिए अवध का दूसरा नवाब अब हम देखेंगे। दूसरा नवाब जो था सफदरजंग था। कौन था? सफदरजंग था। और देखिए पहला नवाब 1722 से 39 तक था और ये जो है 1739 से 1754 तक रहा। ठीक है, तो डेट देखिए और आइडिया खाली लगाइए कि कितना साल इसमें जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो मोटा मोटी एक आइडिया क्रिएट करके रखिए। ठीक है, तो वही आइडिया क्रिएट करना है। तो लगभग आपको जो है 15 साल के लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो सफदरजंग 15 साल के शासनकाल में क्या क्या किया और वो था कौन? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सफदरजंग कौन था। सफदरजंग सादत खां का भतीजा और दामाद था और वही उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या था? जब ये नवाब बना एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में ये भाग लिया। उस युद्ध का नाम था मानपुर का युद्ध। कहीं कहीं एनसीईआरटी के बुक इत्यादि में देखा था तो उसमें मणिपुर लिख दिया है, वो गलत है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मानपुर का युद्ध है। ठीक है, ये मानपुर का युद्ध जो है राजस्थान में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? राजस्थान में लड़ा गया था। और इस राजस्थान के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमण करता थे उसका सामना हुआ था ईश्वरी सिंह के साथ हुआ था। और आपको बता दें कि इस युद्ध में सफदरजंग मुगल सेना के साथ में था, न कि अहमद शाह अब्दाली के साथ में था। आप समझिए, पहले इसके पूरे जो है अवध के नवाबों का इतिहास रहा है कि ईरानी आक्रमण को साथ दिया है, लेकिन इस युद्ध में, इस पार्टिकुलर युद्ध में, मानपुर के युद्ध में जो है सफदरजंग मुगल सेना के पक्ष में लड़ा है। और राजस्थान मुगल के अधीन था। तो राजस्थान का राजा ईश्वरी सिंह जो है मानपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को हरा देता है। और इससे यह खुश होता है कौन?
मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह 1700, देखिए मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है ये 1748 तक ही है। उसी समय में चेंज हो जाता है अहमद शाह, और ये अहमद शाह जो है इसको वजीर बना लेता है। इसकी सैनिक शक्ति और इसकी सोच को देख करके और इसकी स्वामी भक्ति को देख करके मुगल बादशाह इसको क्या बनाता है, वजीर बना लेता है। तो अभी तक हम लोग दो चीज सीखे, एक तो मानपुर के युद्ध में भाग लिया और मुगल बादशाह को यह सहायता किया, इसका एवज में इसको क्या मिला, ये वजीर बन गया, इसको वजीर बनाया। ठीक है, ये उसके बाद वजीर के पद से हटा भी देता है। लेकिन अगर बीपीएससी के हिसाब से अगर इसको देखा जाए इस टॉपिक्स को, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सदात खान, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवध का कौन सा नवाब था जो पटना जीता था। तो सदात खान जीता था 1742 ईस्वी में, पटना को जीता था। ये खास करके ये बीपीएससी के लिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पटना को जीतने वाला जो नवाब था अवध का वो था सदात खान। ठीक है, सॉरी सफदरजंग, अभी जो सदात खान बोल रहे थे उसको थोड़ा वेट कीजिए। सफदरजंग जो है पटना को जीता था, और सफदरजंग जो था मानपुर के युद्ध में भाग लिया था, मुगल सेना को समर्थन किया था, और वो युद्ध जो है मुगल सेना यानी ईश्वरी सिंह जीता भी था। इसीलिए सफदरजंग को क्या बना दिया गया, वजीर बना दिया। लेकिन कालांतर में खटपट होने के कारण मुगल बादशाह उसको 1753 ईस्वी में वजीर के पद से हटा दिया। चाहे वजीर के पद से हटा दिया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन अपने शासनकाल में खास करके अवध में इन्होंने शांति व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। और इसके समय में अवध में कहीं भी विद्रोह और कहीं भी अन्याय देखने के लिए नहीं मिला। तो एक शांति और समृद्ध समाज में एक संस्कृति का विकास हुआ, और वह संस्कृति कहलाया लखनवी संस्कृति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि लखनवी संस्कृति का विकास किस नवाब के काल में हुआ, तो होगा सफदरजंग। ठीक है, अब अगला इसका आगे का नवाब, तीसरा नवाब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला अवध के नवाब के रूप में हम लोग पढ़ेंगे शुजा-उद-दौला के बारे में। दोस्तों, शुजा-उद-दौला के बारे में अगर और भी अच्छा से जानना है तो हम जो पिछला वीडियो बनाए हैं बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि को अवश्य देखिएगा। अब तब देखिएगा कितना अच्छा सा आप संबंध स्थापित कर पा रहे हैं और कितना बढ़िया से समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बावजूद भी इस वीडियो में सारा वो चीज़ स्पष्ट करेंगे। फिर भी विशेष जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखिए शुजा-उद-दौला के बारे में जानेंगे। शुजा-उद-दौला का जो काल था लगभग अभी जितने पहले के जो नवाब थे वो सबसे ज़्यादा था। इसका लगभग 20 साल 21 साल का जो है कार्यकाल था। 1754 से 1775 तक रहा। ठीक है, तो 1775 के पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भी आ गया था। सिर्फ हमको आपको एक पॉइंट दिए, वहाँ पे खाली माइंड में रखिएगा, देखिएगा हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा कुछ बोलने का कहीं न कहीं मीनिंग जरूर रहता है, इसलिए समझिए खाली कि 1775 ईस्वी तक कौन, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब रहा। इस बीच में उसके बारे में हम जानते हैं कि शुजा-उद-दौला सफदरजंग का पुत्र था, और जब वो सफदरजंग का खुद पुत्र था तो उत्तराधिकारी होना स्वाभाविक था। इसकी विशेषता देखिए, चूंकि 1754 से 1775 तक था, तो 1761 ईस्वी में एक महान घटना भारत में हुआ था, जिस घटना ने यह तय कर दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। आने की मैं बात कर रहा हूं पानीपत के तृतीय युद्ध का। उस समय भारत की जो शक्ति थी, भारत की जो सत्ता थी, मूलतः मराठों के हाथ में था, और मुगल बादशाह था मराठों के कठपुतली था। इसीलिए अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण का सामना भी मराठा ही किया। और मराठाओं और अब्दाली के बीच में जो युद्ध हुआ और जिसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, उस युद्ध में ये शुजा-उद-दौला ईरानियों के साथ था। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अर्थात ये अहमद शाह अब्दाली के साथ था, न कि भारतीयों के साथ था। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। हम जो पहले बोले थे कि इसका संबंध ईरान से था, तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था, युद्ध में समर्थन किया था। कौन? शुजा-उद-दौला। तो पानीपत का युद्ध का विशेषता इसके समय में जो हुआ, तो ये समझ गए कि पानीपत के युद्ध में क्या क्या था, अहमद शाह अब्दाली को समर्थन किया था। और यही वजह था कि अब भारत में जब मराठाओं का लगभग पतन हो चुका था, तो भारत में अगर एकमात्र सत्ता कुछ बचा हुआ था कि भारत में
किसी के पास अगर शक्ति था तो वो शुजा-उद-दौला के पास ही था, जो कि हम पिछली वीडियो में भी बताए थे कि इलाहाबाद की संधि जब हुआ था तो इलाहाबाद की संधि में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि हुआ तो वो शुजा-उद-दौला को हुआ। वह इसलिए हुआ कि मुगल सत्ता के पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो पहले से ही जर्जर था, और मीर कासिम उस समय नवाब था ही नहीं, तो एक ही शक्ति के रूप में पूरे भारत का शुजा-उद-दौला ही था। इसीलिए इसका हार जाना बहुत बड़ा इसके लिए घातक था और बहुत ही ज़्यादा इसके लिए लॉस का विषय था। तो अब आप लोग समझ गए कि शुजा-उद-दौला भारत में क्यों शक्तिशाली था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का समर्थन इसको प्राप्त था, और किसी को हिम्मत नहीं था कि अहमद शाह अब्दाली के आतंक पानीपत के तृतीय युद्ध में देख करके कोई दूसरे युद्ध को आमंत्रण करे। ठीक है, स्पष्ट हुआ? तो ये चीज हम लोग जान गए। और देखिए कि 1761 के बाद 1764 ईस्वी में जब मीर कासिम इसके दरबार में आया और जब इन्होंने एक बात कही कि हम लोग सबको मिलकर के विदेशियों फिरंगियों से लड़ना चाहिए, तो ये शुजा-उद-दौला उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हुआ और बक्सर का युद्ध भी लड़ा, जो कि हम पिछला वीडियो में काफ़ी विस्तार से चर्चा किए हैं। लेकिन बक्सर के युद्ध में जो तीन शक्ति मिलकर लड़ रहे थे, एक शुजा-उद-दौला, एक मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना से हार गया और इलाहाबाद की संधि करना पड़ा। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप समझ में आएगा। आपको पहले से भी कनेक्शन कर सकते हैं कि शुजा-उद-दौला के समय ही बक्सर युद्ध हुआ, शुजा-उद-दौला के समय ही क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ। और इलाहाबाद की संधि में अब देखिए वहां दो इलाहाबाद की संधि हुआ था, जिसमें दूसरा इलाहाबाद का संधि जो था शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था, और शुजा-उद-दौला को क्या खोना पड़ा था हम बताए थे। वहां पे कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र जो है मुगल बादशाह को देना पड़ा था। वस्तुतः ये अंग्रेज को दिया और अंग्रेज फिर मुगल बादशाह को दिया, तो इसका बहुत बड़ा लॉस था। कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र जो है, मानिकपुर का जो क्षेत्र है, इसको आप इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र समझिएगा, इलाहाबाद समझिएगा। तो ये जो देख लीजिए, इलाहाबाद के संधि से ये लॉस कर गया था, शुजा-उद-दौला को लॉस हुआ था क्या, कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र लॉस हुआ था। किसी भी व्यक्ति को जो कुछ लॉस हो जाता है उसको पाने का हमेशा ललक बना रहता है। अगला पड़ाव देखिए, तब इसने क्या किया, 1773 ईस्वी, अभी आपको याद दिलाए थे, इसका शासनकाल गया था कि ना 1775 तक, तो उसको आप कनेक्ट कीजिए। 1773 ईस्वी में जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो भारत का जो है गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। तो वारेन हेस्टिंग के साथ इन्होंने एक संधि किया, कब, 1773 ईस्वी में संधि किया। वो संधि कहलाया बनारस की संधि। अभी देखिए इसमें दो संधि की बात हुआ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, शुजा-उद-दौला क्या था। अब जो है, जो इलाहाबाद के द्वितीय संधि से ये गमाया था, उसको अब दोबारा ही खरीदने की कोशिश कर रहा है बनारस की संधि से। तो बनारस की संधि किया 1773 ईस्वी में, और वारेन हेस्टिंग से 50 लाख रुपया उसको दे करके इलाहाबाद वापस ले लिया। तो देखिए कनेक्शन कैसे आ रहा है कि इलाहाबाद का जो द्वितीय संधि था, जिससे कि वो खो दिया था इलाहाबाद का क्षेत्र, अब जो है बनारस की संधि से उसी क्षेत्र को ये खरीद लिया। जो खोया था वही पाया, मेहनत किया, यानी यही खोया था, शुजा-उद-दौला ही खोया था, यही पा लिया उसको, चाहे जैसे भी पाया हो पैसा देके। इसकी जो सबसे विशेष स्थिति है, अगर विशेषता देखा जाए, बाकी नवाबों को अगर कंपेयर करके तुलना करके देखा जाए, तो यह बहुत बड़ा चीज था कि इसने रुहेलखंड पे विजय पा लिया था। रुहेलखंड जो है अवध का, जो अगर मान के चलिए, अगर फिर से आपको हम नक्शा में बता दें, ये अवध का हम क्षेत्र बताए थे आप लोग को, तो ये अगर अवध का क्षेत्र है तो इसके पश्चिम में रुहेलखंड पड़ता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र से हमेशा इसका विवाद होता रहता था, लड़ाई होता रहता था, चाहे वो सदात खां के समय हो या तो इसके पहले सफदरजंग के समय में हो, लेकिन इसके दोनों नवाब उस चीज को, रुहेलखंड को जीत नहीं सका था। तो आप तो पहले रुहेलखंड का दो बात जानिए। रुहेलखंड पहले अभी भी यूपी का हिस्सा है, और ये अवध का पिछला हिस्सा है, ये देख लीजिए। ठीक है, पश्चिम में है। एक बात ज्योग्राफिकल कंडीशन समझ गए। दूसरी बात, रुहेलखंड को रुहेलखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान का लोग जो रुहेल होता था, रुहेल जनजाति का होता था, वो यहाँ पे आके बसा था।
इसीलिए इसका नाम रुहेलखंड रहा। तो इस रुहेलखंड को यह जीत गया था। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि रुहेलखंड को किसने जीता, कौन सा अवध का नवाब ने जीता? अवध का नवाब, जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला का दो विशेषता देखिए, एक तो इलाहाबाद की संधि, बनारस की संधि, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध और रुहेलखंड का युद्ध। देखिए कितना आसानी से हम लोग शुजा-उद-दौला को हम सब समझे, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब देखिए उपर्युक्त तीनों नवाब का एक एक विशेषता बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसको बार बार पूछता है, और तीनों विशेषता को हम अलग करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहला नवाब सदात खां फेमस था किस चीज के लिए? वो सबसे फेमस था, कृषकों का वो सबसे बड़ा हितैषी था। यानी कृषि कार्य को विस्तार करने में किसानों को बहुत ही सहायता पहुंचाता था। कौन? सबसे पहला व्यक्ति। तो सबसे पहला व्यक्ति किसान ही होता है, किसान नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए पहला नवाब किसानों पर ध्यान दिया, किसानों का हितैषी था। दूसरा नवाब न्याय के लिए प्रसिद्ध हुआ, सफदरजंग। ये कैसे न्याय करता था? ये बहुत ही निष्पक्ष करता था। अगर सेना में भर्ती करना हो या प्रशासन में भर्ती करना हो तो हिंदू मुस्लिम में कभी भी ये पक्षपाती नहीं किया। यहाँ तक कि ऊंचे से ऊंचे पद जो है हिंदुओं को इसने दिया। तो ये उसकी विशेषता था सफदरजंग का। और तीसरा विशेषता इसका था शुजा-उद-दौला का कि इन्होंने रुहेलखंड को जीता। तो ये तीनों नवाब को तीन चीज से जानिए, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदात खान कृषकों का हितैषी था, सफदरजंग निष्पक्षता के लिए फेमस था, और शुजा-उद-दौला जिसने कि रुहेलखंड को जीता। इसकी स्पेशलिटी को जानिए। और अगला नवाब अभी, और इसका आगे का जो नवाब है उसको भी दिखाते हैं। अगला नवाब जो था अस्फा-उद-दौला हुआ चौथे नवाब के रूप में। इसका जो भी शासन काल आप देख लीजिए लगभग 22 साल है। अभी उसका 21 साल था, इसका 22 साल है। तो इस प्रकार से आप लोग कंसेप्ट से याद रखते जाइए। इसका दो इंपॉर्टेंट काम रहा, एक तो फैजाबाद की संधि किया अंग्रेजों के साथ, और दूसरा है राजधानी परिवर्तन कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि फैजाबाद से राजधानी लखनऊ किसने किया? तो अस्फा-उद-दौला ने किया। और इसका दूसरा काम क्या था? फैजाबाद की संधि किया, और उस संधि में अंग्रेजों का दबदबा रहा। ये तो स्वाभाविक था, धीरे धीरे नवाब जो है कमजोर पड़ते जा रहा था। आने दायित्व इसको ज्यादा दे दिया, जिम्मेदारी ज्यादा, और राजस्व इसके अंदर इसको कम मिला। अर्थात आप कह सकते हैं कि नवाबों का स्थिति अब तो दयनीय होने लगा था। किसके समय से? अस्फा-उद-दौला के समय से। ठीक है, अगला नवाब देखिए सादत अली खां। तो सादत अली खां के बारे में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ यही जानना है सादत अली खां के बारे में। इसका नवाबी काल तो लगभग 16 साल रहा, लेकिन ये नाम मात्र का नवाब रहा। ये इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर लिया था अंग्रेजों के साथ। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला अवध का कौन नवाब था? तो ये होगा सादत खां। सादत खां, सादत अली खां। ठीक है, तो इससे यही क्वेश्चन आएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला नवाब कौन था। अब अगला जो आएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह जो है, इसके बीच में एक दो नवाब है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीरीज में बता दिया हूँ। बाजिद अली शाह के समय में ये तीन बात याद रखना है कि उस समय डलहौजी ने एक जो है अवध पर किस प्रकार से शासन चल रहा है उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए आउटरम को भेजा, और आउटरम जो रिपोर्ट दिया वो जो है अवध के पक्ष में नहीं था। तब जो है डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके, किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर बाजिद अली खां को के समय अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब जो है पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। तो पहले सबसे पहला तो क्वेश्चन ये इससे पूछा जाएगा कि अवध को किसने मिलाया ब्रिटिश प्रांत में? तो आंसर होगा डलहौजी ने। कब मिलाया? 1856 ईस्वी में। ठीक है, कब मिलाया? तो 1856 ईस्वी में होगा। किसके आधार पर मिलाया? तो कुशासन के आधार पर। क्या कुशासन होता है? अर्थात अवध का जो है शासन अच्छा से नहीं चल रहा था, इसका आरोप लगाया कौन? अंग्रेज। कौन? डलहौजी। और उसको डलहौजी को रिपोर्ट कौन दिया था? आउटरम दिया था। तो ये तीन बात याद रखना है। उसके बाद से इसको जो है डिपोर्ट कर दिया, यानी निर्वासित कर दिया, अवध से निकाल दिया। किसको? बाजिद अली को, और भेज दिया कलकत्ता में, इसको नजरबंद कर दिया। और यही वो नवाब है, ऐसा कहा जाता है कि ये नवाब जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आक्रमण किया था अवध पे, तो सारे लोग भाग गए, और ये अपना चेयर छोड़कर इसलिए नहीं भागा क्योंकि इसका जो है जूती मतलब जूता खुला हुआ था और कोई इसको पहनाने वाला नहीं था।
तो इसकी नवाबी को देखकर अब जो है लोग जो है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये वही व्यक्ति था जो कि अपना जूता नहीं पहना अपनी जान को भूल कर, क्योंकि वो उसमें उतना मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो स्वाभिमान या अपनी प्रतिष्ठा को वो समझता होगा कि हम जूता कैसे पहन सकते हैं, हम नवाब हैं, तो वो जूता तक नहीं पहनता था अपने से। इसीलिए लखनऊ को आज भी नवाबों का शहर कहा जाता है। अच्छा आप देखिए, आप लोग को यहाँ पे बार बार क्वेश्चंस में या पढ़ने में कंफ्यूजन होता है कि अवध का अंतिम नवाब किसे माना जाए। तो अगर वास्तविक रूप से अंतिम नवाब माना जाए तो वाजिद अली शाह ही अंतिम नवाब था, लेकिन टेक्निकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका 6 साल मतलब बहुत ही कम उम्र का एक बच्चा था बिरजिश कादिर। इसके मरने के बाद इसको उत्तराधिकार के रूप में इसको कुछ लोग समझते हैं। तो आप लोग ऑप्शन को देखिएगा, दोनों ऑप्शन तो रहने का कोई चांस ही नहीं है। और तो उसमें होगा अगर वाजिद अली खां, अगर बिरजिश कादिर है तो बिरजिश कादिर का मानना, लेकिन बिरजिश कादिर रहेगा नहीं। वो हम बोल रहे हैं कि इसका 99.9% वाजिद अली खां जो है इसका अंतिम नवाब था, किसका, अवध का। बिरजिश कादिर हालांकि उसका पुत्र था, इसका जन्म ही हुआ था 1845 ईस्वी में, आप सोच सकते हैं। और 1856 ईस्वी में डलहौजी इसको अधीन कर ही लिया था और 1856 तक यही था। तो अब ये बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात होगा, जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय अगर नवाब अगर टेक्निकली पूछे 1857 के समय में अगर ऐसा टेक्निकल पूछ दे कि उस समय का नवाब कौन था, तो बिरजिश कादिर होगा। और उसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था, उसकी माता, आप लोग पढ़ते होंगे कि 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, हजरत बेगम महल। तो हजरत बेगम महल आपको बता दें ये बिरजिश कादिर का माता थी। ठीक है दोस्तों, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा। आज पूरा तथ्य और कंसेप्ट दोनों आपको समझ में आया होगा और बहुत एंजॉय किए होंगे इस चैप्टर को। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।